नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं इसमें खबरें दिखाते हैं उसकी तह तक, क्योंकि हर खबर के पीछे एक असल खबर छुपी है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज डिकोड में आज का सिलसिला। खबर उत्तर प्रदेश से है और आज हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, ये तस्वीरें जहां कहीं भी सामने आती हैं बेहद तकलीफ दे और दुख पहुंचाती हैं, और ऐसी होती हैं जिन्हें हम साफ साफ आप तक पहुंचा भी नहीं पाते। 2 नाबालिग लड़कियों की लाश पेड़ पर लटकती मिली उत्तर प्रदेश में। मामले में मृतक की मां ने दोनों के साथ रेप के बाद उनके मर्डर की बात कही। देखें खबर। ये तस्वीर आपको धुंधली नजर आएगी क्योंकि ये तस्वीर हम आपको पूरी तरह से दिखा नहीं सकते। तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के गांव की है, जहां 2 नाबालिग लड़कियों की लाशें गांव के बाहर एक पेड़ पर लटकती मिली। दोनों लड़कियां दलित परिवार से संबंध रखती थी। एक 7वीं तो दूसरी 10वीं की छात्रा थी। मृत लड़कियों की मां के मुताबिक कुछ लड़के बाइक से बेटियों को अगवा कर ले गए। जब पुलिस जाँच के लिए पहुंची तो लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। सुबह एसपी संजीव सिंह मीडिया के सामने आए। दोपहर के समय वो मोटरसाइकिल लेकर के गांव में आए थे ये तीनों लड़के, और लड़कियों को बहला के ले गए। इनको पहले खेत में ले गए, वहां इनके इच्छा के विरुद्ध इनसे शारीरिक संबंध बनाए। लड़कों ने गला दबा करके उनके कथनानुसार चुन्नी दुपट्टे से गला कस के उसकी हत्या कर दी। 6 आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हफीजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के तौर पर हुई है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों लड़कियों को पास के एक खेत में बहला फुसलाकर ले जाने वाले सोहेल और जुनैद ने रेप किया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के मुताबिक पहले गला दबाकर हत्या की गई और फिर फंदे पर लटकाया गया। मौत का कारण दम घुटना पाया गया है। तो एक घटना आपने उत्तर प्रदेश की देखी, दूसरी मध्य प्रदेश के मुरैना, और बल्कि मध्य प्रदेश में ये कुछ दिनों की तीसरी इस तरह की घटना है। मुरैना में 3 दिन के भीतर रेप के 3 केसेस सामने आए। जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठ गए। देखें। मुरैना में 3 दिन में रेप की 3 वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल उठा दिए। मुरैना के सिविल लाइंस थाना इलाके की सैयद नहर के पास महिला से होटल में गैंगरेप का मामला हुआ। 2 आरोपियों ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाया और इस वारदात को अंजाम दिया। रेप के बाद होटल के मालिक के साथ दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि होटल मालिक पर भी केस दर्ज किया जाएगा। किसी होटल का नाम बता रही है, उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं। प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया, विवेचना की जा रही है। 2 लोगों के खिलाफ अपराधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी, उसको बख्शा नहीं जा रहा है। ऐसी घटनाओं की हम निंदा करते हैं। बलात्कार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऐसी सरकार जो बच्चियों को बचा नहीं सकती, ऐसी सरकार के को रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिले में 3 दिन के भीतर 3 दुष्कर्म के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें सिविल लाइंस थाना इलाके में ही 2 घटनाएं घटी। दोनों मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। 2 दिन पहले 3 साल की मासूम को खेलने के बहाने बुलाकर दुष्कर्म किया गया। वहीं 1 दिन पहले 3 चचेरी बहनों को अगवा कर रेस्टोरेंट में ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। तो बुलेटिन की शुरुआत में ही आपने एक के बाद एक 2 रिपोर्ट्स देखी। इन रिपोर्ट्स का क्या मतलब है, और एक मतलब जो साफ समझ में आता है, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की, या फिर किसी अन्य प्रदेश की, नाबालिग बच्चियां आज के दौर में कहीं भी महफूज नहीं दिखती। पूरे देश में इस वातावरण के बनने के पीछे इसकी गवाही कुछ आंकड़े भी देते हैं। इनको समझते हैं, डिकोड करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि पिछले साल देश में हर दिन कम से कम 90 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। 2021 में देश भर में 33,186 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप किया गया। 3,522 नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण की रिपोर्ट करने में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, चौथे स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश रहा, 5वें पायदान पर कर्नाटक। अगर सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो साल 2020 की तुलना में 2021 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध में 1% का इजाफा दिखा है। साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ 25,640 मामले दर्ज हुए, जबकि 2021 में बढ़कर 30,673 हो गए। बच्चियों से रेप के मामले में देश में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। दुखद बात। वहीं टोटल महिला अपराध कुल मिलाकर देखें, मध्य प्रदेश इसमें 6ठे स्थान पर है। हालांकि ये आंकड़े जब कभी भी याद दिलाए जाते हैं, इन पर जब कभी सवाल उठाए जाते हैं, तो कहा जाता है
कि मध्य प्रदेश में केसेस दर्ज करने में कोई कोताही नहीं होती, रिपोर्ट लिखी जाती हैं, उनको हल किया जाता है। लेकिन हल कितने होते हैं और कितने छूट जाते हैं, अगर उसके रिकॉर्ड्स भी सामने रखे जाएं तो स्थितियां और ट्रांसपेरेंट और क्लियर हो जाएंगी। और उसका अर्थ साफ है कि आपको सजग हमेशा रहना पड़ेगा, हमेशा अपनी तरफ से कुछ पेट्रोलिंग की व्यवस्थाएं बढ़ानी और कुछ निगरानी की व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां 12 जातियों को एसटी वर्ग में शामिल करने का फैसला केंद्र की कैबिनेट ने लिया और इस पर भी सियासत दिखी। देखें, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने का फैसला किया। इस पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भारत सरकार ने इसे जारी किए। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ कि हमारे पहल तो उन्होंने स्वीकार किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसा केदार जी ने कहा, बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि इन गरीब जनजातियों के लिए ये जो निर्णय किया है ये अप्रतिम है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस सरकार पर इस फैसले का श्रेय लेने का आरोप लगाया है। तो मैं इस कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं, जो आज श्रेय लेने की कोशिश कर रही है कि हमने इनको, जनजातीय समुदाय को हमने लाभ दिलवाया। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 12 जातियों की मात्रात्मक त्रुटि थी। इसी मात्रात्मक त्रुटि में सुधार न होने के चलते ये 12 जातियां एसटी वर्ग का जाति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पा रही थी। साथ ही इन्हें पढ़ाई, रोजगार समेत शासन की कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो अब सवाल ही उठता है कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के इस फैसले का असर क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स जो हो रही है उसका कोई असर नहीं होगा, लेकिन इस फैसले का असर क्या पड़ेगा, चलिए इस बात को भी डिकोड करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद छत्तीसगढ़ में जनजातीय समुदाय की संख्या में 75,951 की वृद्धि होना अनुमानित है। इसमें पांडो के साथ साथ पंडो, पंडो और पंडो, ये 3 अलग अलग तरह जिनके उच्चारण या मात्राएं अलग हैं, इस जाति में 956। धनवार के पर्याय के तौर पर धनुहार, धनुवार, इसमें 1113। गदबा में 8,535, गोंड में 40,153, कौंद के साथ कौंद में 503, कोडाकू के साथ कोडाकू इस जाति में यानी अलग अलग स्पेलिंग के साथ 4,842, नगेसिया और नगेसीय इस जाति में 4,230, धनगढ़ का परिशोधन करते हुए धांगड़, इसमें 10,422 की वृद्धि होना अनुमानित है। जबकि अन्य जातियां मिलाकर के कुल मिलाकर आंकड़ा 75,000 के आसपास पहुंचता है। जाहिर तौर पर इस संख्या से बढ़ने पर इस बढ़ी हुई संख्या को योजनाओं का या प्रमाण पत्रों का लाभ मिलेगा और सरकार के ऊपर भी निश्चित तौर पर इसमें कुछ आंकड़े मददगार हो सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में एसटी समुदाय की जनसंख्या, इसमें भी एक वृद्धि आंकड़े के तौर पर दिखेगी। चलिए वापस मध्य प्रदेश की बात करें। विधानसभा का जो सत्र था 5 दिनों का प्रस्तावित था मॉनसून सत्र, लेकिन खत्म हो गया 3 दिन में, जिसके बारे में विपक्ष पहले ही आशंका जाहिर कर रहा था और इस पर भी आरोप प्रत्यारोप जमकर चले। पहला दिन करीब 45 मिनट, दूसरा दिन करीब 2 घंटे, तीसरा दिन करीब 2.5 घंटे। इस दौरान विधानसभा में ना तो जरूरी मुद्दों पर चर्चा हो पाई, न प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण समय में जनता से जुड़ा कोई सवाल ही पूछा जा सका। पहले दिन किसानों के मुद्दे पर, दूसरे दिन पोषण आहार पर, तीसरे दिन आदिवासियों पर अत्याचार और आदिवासी विधायकों के अपमान को लेकर जमकर सियासत हुई। पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायक पांचीलाल मेड़ा फटे कपड़े पहने विधानसभा से बाहर निकले और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। मुझे गला पकड़ा, इस प्रकार से मेरे साथ में बर्ताव किया। क्या शिवराज सरकार आदिवासियों के साथ ये बर्ताव करेगी? वहीं बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने इसे कांग्रेस की ड्रामेबाजी बताया। सदन के अंदर झूमा झटकी की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और ये सब सदन के नेता जो नए नए बने और स्थापित होना चाहते हैं, भावी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मॉनसून सत्र 17 सितंबर तक चलना था, लेकिन 2 दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते न तो आरोपों का जवाब मिला, न जनता के मुद्दे सदन में उठ पाए। तो साहब ये देखकर आप समझ गए कि एमपी में कुर्ता फाड़ सियासत शुरू हो गई है। सत्र नाम मात्र के लिए बुलाए जा रहे हैं। आखिर इन सब के क्या मायने, डिकोड करते हैं।
विधानसभा का सत्र इसलिए बुलाया जाता है ताकि विपक्ष सरकार से पूछ पाए वो सवाल जिसकी उम्मीद जनता करती है। विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकें, खुलकर बात कर सकें। 5 दिन का सत्र वैसे ही छोटा लग रहा था, कहा गया, लेकिन यह केवल 5 घंटे चला। प्रदेश के लिहाज से इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण आप क्या कहेंगे? आज कांग्रेस विधायक फटे कुर्ते में नजर आए, वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं। सोचिए, हम और आप क्या सोचकर किन किन चीजों को, समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट डालते हैं, जनता के मुद्दों को किस कदर नजरअंदाज किया जाता है, वो ये तस्वीरें बताती हैं जो हमने आपको दिखाई। जनप्रतिनिधि के साथ कथित तौर पर जिस तरह की ज्यादतियां, बदतमीजियां हुई, वो भी अपने आप में सवाल उठाती। क्या ये लोकतंत्र के लिहाज से ठीक नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के लिहाज से शर्म की बात नहीं है? ये फैसला नेताओं को तो करना, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जनता को भी इसका फैसला करना। चलिए अगली खबर छत्तीसगढ़ से। 2023 में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। 2018 के वो विधानसभा क्षेत्र जहां हार हुई थी, वहां पर फोकस से इसकी शुरुआत होगी। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस 15 साल की सत्ता पर काबिज भाजपा को महज 15 सीटों पर समेट चुकी है। अब ये सीटें भी भाजपा के पास न जा पाएं, इसीलिए जमीनी स्तर पर कांग्रेस तैयार हो रही है। इन सीटों पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम दौरा करेंगे। पहले चरण में जांजगीर, मुंगेली, बिलासपुर और बलौदाबाजार जिले की सीटों का जायजा लिया जाएगा। ये पहला चरण 17 से 21 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, विकास की लंबी फहरिस्त है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और पुनिया जी कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के साथ फीडबैक लेके शिवरी नारायण धाम और गिरोधपुरी धाम के भी दर्शन करके कांग्रेस को मजबूत करने का कार्य करेंगे। अब बात बीजेपी की, जिसमें पखवाड़े भर में कई बदलाव हुए। भाजपा 2023 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए एक बार फिर अपना दावा कर रही है। मूल विषय ये है कि कांग्रेस की जो स्थिति पौने 4 साल में इन लोगों ने बनाई है, अब पुनिया के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के सभी वर्गों में, समाज में कांग्रेस के प्रति जब बेहद नाराजगी है। ऐसे में जितने भी दौरे पुनिया जी, मरकाम जी करेंगे, जितनी भी समीक्षा करेंगे, हासिल हार ही होगी। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी मिशन 2023 को लेकर एक्शन मोड में है। किसका मिशन कामयाब होता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो तय यह हुआ है कि जो प्रभारी पीएल पुनिया है वो उन विधानसभा सीटों के ऊपर दौरा करेंगे जहां पर पिछली बार कांग्रेस को हार मिली थी, और वो सीटें भले कम हो लेकिन महत्वपूर्ण हैं। इस कवायद के क्या मायने, जरा इसको भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात जो स्पष्ट है वो ये कि कांग्रेस चाहती है कि वो छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त बनाए। ऐसा कांग्रेस के नेता बोल भी चुके हैं पहले। हारी हुई सीटों पर मनन कर कांग्रेस अपनी हार की वजह की समीक्षा करेगी। यह तय है कि इन हारी हुई सीटों पर कांग्रेस पिछली बार से ज्यादा अभी से मेहनत करना चाहती है, और इसकी शुरुआत पीएल पुनिया हारी हुई विधानसभा सीटों पर जाकर योग्य प्रत्याशियों की खोज कर, वहां असंतोष का पता लगाकर उसे वक्त पर सुलझाकर करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक रिकॉर्ड कायम करना चाहती है, जिसे देखकर पूरे देश में कांग्रेसियों में उत्साह आए और विरोधी इससे हैरान रह जाएं। चलिए, अब ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता, और इसमें कितनी कामयाबी पार्टी को मिलती है देखना होगा। मध्य प्रदेश सरकार आरएसएस नेता केशव बलिराम हेडगेवार की याद में एक म्यूजियम तैयार करेगी। अनुपूरक बजट में इसके लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया, और इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच बिना चर्चा के सरकार ने 9,519 करोड़ का अनुपूरक बजट पास कराया। बजट में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार की याद में बनने जा रहे म्यूजियम के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान भी शामिल है। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई। म्यूजियम के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान जो रखा गया है, स्पष्ट है इस तरह के प्रावधान नहीं होना चाहिए। सरकार के मंत्री ने कहा कि हेडगेवार पर ऐसे करोड़ों रुपए कुर्बान है। सुरक्षा की इस देश की परम पूज्य हेडगेवार जी के लिए करोड़ों रुपए निछावर हैं। हंगामे के बहाने 5 दिन का सत्र केवल 3 दिन में खत्म हो गया। इसे लेकर कांग्रेस विधायकों ने राजभवन तक एक मार्च किया और राज्यपाल के सामने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। राज्यपाल महोदय से मैंने वहाँ किए ज्ञापन देकर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के देखरेख में कुपोषण घोटाले का
जांच हो। वैसे ये पहला मौका नहीं जब हंगामे के चलते तय वक्त से पहले सत्रावसान हुआ हो। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर अपनी जवाबदेही से बचते नजर आ रहे हैं। तो अब ये बात तय है कि मध्य प्रदेश में आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार का म्यूजियम बनेगा। सवाल ये उठता है कि शिवराज सरकार के इस कदम के क्या राजनीतिक संकेत हैं, इसको भी समझते हैं, डिकोड करते हैं। पहली बात स्पष्ट है, वो ये है कि इस कदम के जरिए शिवराज सिंह चौहान ये बात बताना चाहते हैं कि वो और उनकी सरकार आरएसएस के प्रति पूरी तरह समर्पित है। दूसरी बात, अब तक बीजेपी की किसी राज्य सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया। सवाल ये उठता है कि इसका फायदा क्या होगा। इसका फायदा यह होगा साहब कि आम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा आरएसएस की विचारधारा का और खुलकर प्रचार प्रसार होगा, जिसका राजनीतिक तौर के ऊपर अगर किसी दल को लाभ मिलता है तो वो बीजेपी उसे लाभ मिलना तय है। कांग्रेस चाहे जितना विरोध कर ले, लेकिन मुख्यमंत्री तय कर चुके हैं तो जाहिर तौर पर इस फैसले को अमल में लाया जाएगा। अब वो म्यूजियम अमल में आकर कितना लाभ देता ये भी देखना होगा। चलिए, कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश की सियासत में अब इसे लेकर भी विरोध और विरोध के बाद इस पर पलटवार, इसका क्रम कुछ और दिनों तक दिख सकता है। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम बढ़ जाएंगे और इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा, लेकिन केवल आम आदमी नहीं, उद्योग भी इससे प्रभावित होंगे। देखें आप, बिजली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ में बिजली के दाम 30 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है। साथ ही इस बढ़ोतरी का बड़ा असर उद्योग जगत पर भी पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक मिनी स्टील प्लांट की बात करें तो एक मिनी स्टील प्लांट में हर महीने 16 लाख यूनिट बिजली की खपत होती है। प्रति यूनिट 30 पैसे की दर बढ़ जाने से एक मिनी प्लांट पर हर महीने लगभग 5 लाख रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। 30 पैसा के एडिशनल हमको भार पड़ा है। 30 पैसा मतलब अगर एक फर्नेसे 16-17 लाख यूनिट चलाती है तो 5 लाख रुपए से ऊपर का प्रति माह बिजली बिल में वृद्धि होगी। सुना आपने। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कहते हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। यहाँ के कोयला 3-4 हजार रुपये प्रति टन है तो बाहर से कोयला 15,000 से 18,000 रुपया प्रति टन है, और इसके कारण से बिजली जो उत्पादन है वो महंगा हो रहा है। अभी थोड़ा बढ़ा है, ये और बढ़ेगा। साफ है, आने वाले महीनों में बिजली की दर और बढ़ सकती है, जो आम आदमी के साथ साथ उद्योग जगत के लिए एक चिंता की बात है। तो अभी तो एक झटका लगा है, लेकिन संकेत ये भी कि आने वाले वक्त में और ऐसे झटके लग सकते हैं। अब इस पर सियासत भी जमकर होगी और सियासी तौर पर ये किसको झटका देगा ये देखेंगे। वैसे देखने वाली बात एक ये भी है कि इस वक्त सारे देश की नजरें मध्य प्रदेश पर हैं। वजह बड़ी खास है, नामीबिया से चीतों को भारत में लाने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। एक विशेष विमान, इसकी कुछ तस्वीरें देखकर सारा देश उत्साहित हो गया। देखें आप भी। चीतों की शाही सवारी तैयार, हवा में सवार होगी रफ्तार। जी हाँ, ये वही खास विमान है जिस पर सवार होकर अफ्रीकी चीते जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही है। ऐसे में ये उसके लिए एक ऐतिहासिक पल होगा। विमान चीतों को लेने के लिए पहुँच चुका है। नामीबिया में भारतीय दूतावास ने इस विमान की तस्वीर ट्वीट की है। विशेष विमान B747 जंबो जेट 16 सितम्बर शुक्रवार को नामीबिया से 8 चीतों को लेकर भारत के लिए उड़ान भरेगा। विमान कंपनी के मुताबिक रात के समय उड़ान भरने से चीतों को पहुंचाने में आसानी होगी। ये उड़ान शनिवार 17 सितंबर की सुबह जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड करेगी और फिर चीतों को हेलीकॉप्टर द्वारा कूनो अभ्यारण्य ले जाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें 17 सितंबर को कूनो अभ्यारण्य में छोड़ेंगे। वहीं चीते आने से पहले सीएम शिवराज ने ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर को भी बदला है। तो अब वो सवाल जिसका जवाब शायद आप जानना चाहेंगे, सवाल ये कि जंगल में कैसे इनको छोड़ा जाएगा, किस तरह वो पूरी प्रोसेस होगी। चला जरा इसको भी डिकोड करके आप तक पहुंचा दें। पार्क के टिकटॉली गेट से 18 किलोमीटर भीतर 5 हेलीपैड बनकर तैयार हैं। 3 हेलीपैड प्रधानमंत्री और उनकी सुरक्षा के लिए आए हेलीकॉप्टर्स के लिए रिजर्व हैं। यहां से 500 मीटर के दायरे में 10 फीट ऊंचा एक प्लेटफॉर्म नुमा मंच होगा। इस पर लिमिटेड वीआईपीज की एंट्री होगी। प्रधानमंत्री मोदी के मंच की ऊंचाई 10 से 12 फीट है और इसी मंच के ठीक नीचे 6 फीट के पिंजरे में चीते होंगे। मंच से 50 फीट की दूरी के ऊपर
एनक्लोजर में चीतों के लिए बने क्वारंटाइन सेंटर्स हैं और 17 तारीख को जो तय है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस दिन जन्मदिन भी है, ठीक दोपहर 12:05 पर लीवर हैंडल घुमा करके चीते पिंजरे से बाहर आएंगे, उनके गेट खुल जाएंगे। पिंजरों के स्लाइडिंग गेट होंगे, लीवर घुमाते ही खुलेंगे। कुछ मिनटों की चहलकदमी के बाद चीते सामने के क्वारंटाइन सेंटर की तरफ रवाना हो जाएंगे और यह नजारा, यह दृश्य देखने के लिए पूरे देश का मीडिया आपको एक एक तस्वीर दिखाएगा। IBC 24 भी अपने 7 अलग अलग रिपोर्टर्स और 7 कैमरों की नजर से हर एक अपडेट आप तक सीधे पहुंचाएगा। तो आप भी देखिएगा, जुड़िएगा और इसी बात को लेकर देश और खासतौर पर मध्य प्रदेश में बड़ा एक्साइटमेंट है। आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इसी वक्त मुलाकात होगी दिन की बड़ी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।